हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी खास टॉपिक पे वीडियो बना के दी जाती है। और आज एक नए टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं शाम 4 बजे। और इसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को कल से परसों से देना शुरू कर दिया था। तो जितने लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि आज शाम 4 बजे से संस्कृत व्याकरण चलने वाला है, जिसको हम लोग कह सकते हैं संस्कृत ग्रामर बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके लिए आप लोगों को पता है कि किसी भी ग्रामर के लिए, चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, चाहे किसी के लिए हिंदी व्याकरण हो या ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, उसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं होता है। ये सभी क्लास के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लास ऑल। किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है संधि, जो व्याकरण के अंतर्गत आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के मन में एक सवाल और पैदा होगी कि संधि क्यों शुरू किया गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि संधि से आपके एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दें, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम दें, संधि से आपका क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, इन दोनों में संधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैंने सोचा कि यहीं से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। पर डे आपको इस समय शाम 4 बजे डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है। पार्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप, हो सकता है कि अपने एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर आप छोड़ दें, क्योंकि इससे कम नंबर के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में इससे रहेंगे नहीं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, इसका तैयारी करें, इसका नोट्स बनाते चलें। एक बार अगर आपने संधि का अच्छे से नोट्स तैयार कर लिया तो समझिए कि जीवन में फिर से कभी संधि पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आपको एक नए तरीके से फिर से कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। बस एक बार बना लीजिए अच्छा सा। ये जो मैंने तैयार किया है नोट्स, समझ लीजिए कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ना ज़्यादा उफान है, मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा बड़ा बड़ा कोई कंसेप्ट देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे बातों में मैंने इसको कवर किया है। अगर इतना आप लोग रेडी कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका काम बिल्कुल हो चुका है। मस्त तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा संधि। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि संधि क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है संधि, ठीक, संधि का अर्थ होता है ना मिलना या जोड़ना। ठीक है। जिसको हम अपने भाषा में कह सकते हैं मेल। जैसे कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस संधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि दो वर्णों के मेल को, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, संधि, सम जोड़ धी, दो शब्दों से मिलके बना है ये। एक है सम और एक है धी। तो सम जोड़ धी यानी कि संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। इस लाइन को याद रखेंगे हमेशा। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। और किसका जोड़? तो वो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। मैंने क्वेश्चन में भी इसको लिख दिया है। तो जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। अब थोड़ा सा अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा कि आखिर वर्ण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि समजोड़ धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्ण, दो वर्ण, ध्यान से देंगे, दो निकटवर्ती वर्ण। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पर से, इसमें भी चलेगा वर्ण का टॉपिक। बस मैंने बताया नहीं कि संधि से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है। सो संधि को आप लोग पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी कवर कर पाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वर्ण का अर्थ होता है ना कि हमारे मुंह से जो भी मतलब निकलता है ना ध्वनि, आवाज़, उसका सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश जो होता है ना, वो वर्ण कहलाता है। जैसे कहा जाए अ, यानी कितना कुछ नहीं, मतलब आपके मुंह का कोई हिस्सा ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए, आ गया,
असंधि, अ वर्ण है, ठीक है। आ, ई, उ, ये सभी क्या है, वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, इसी तरह ज्ञ तक। यानी कि कहने का मेरा सेंस है कि ओ आ जो आप लोग पढ़ते हैं, ओ आ, ई, जिसको छोटी बड़ी जो भी कह लीजिए, डॉट डॉट, उसके बाद आपका क, ख, ग, घ, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी कहलाते हैं वर्ण। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उसी को कहा जाता है संधि। अगर अपने भाषा में समझें तो मान लीजिए कि एक रस्सी इधर से आई है, रस्सी मतलब रसरी, ठीक ना, यहाँ से एक रस्सी आई है, एक रस्सी इधर से आई, ये दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, संधि हो रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसको संधि कहते हैं। जब दो पार्टियाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी एक पार्टी है आरजेडी जिसको राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, और एक पार्टी है जेडयू यानी जनता दल यूनाइटेड, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों पार्टी एक दूसरे से मिली हुई थी, तो इनको कहा जाएगा संधि। इन दोनों पार्टियों में क्या हुई है, संधि हुई है, मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो उसी तरह जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है संधि। तो आप समझ गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। उसके बाद है, चलिए आपको एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रखे हुए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है सम जोड़ तोष, ये दोनों मिलके बन गया संतोष। अब यहाँ पे आप कहेंगे ऐसे कौन से दो वर्ण मिले हुए हैं, तो देखिए सम का जो ये म है, सम का ये सम का म के नीचे हलंत है। हलंत का अर्थ होता है ना कि उसमें से, जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ते हैं क, तो क अ आ रहा है ना, क, तो क जो उसमें जो वर्ण है ना लास्ट में आ रहा है वो वहाँ से हट जाता है, कब, जब उसमें हम हलंत लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। तो सम तोष, सम तोष, तो सम म इसका त, इसका म और इसका त, ये दोनों मिलके क्या बन गया, संतोष। यहाँ पे देव व आ रहा है, इधर ई ई, तो यहाँ का यहाँ पे आपका और इसका ई मिलके बन गया ए, देवेंद्र, इसका देव का इसका ई मिलके बन गया ए, देवेंद्र, ठीक है, ये संधि हो रहा है। तो संधि किसका हुआ, अ का और ई का, ठीक है। उसके बाद भानु में उ, धन मतलब प्लस, इसका उ, तो उ मिलके बन गया जिसको हम लोग बड़ा उ कहते हैं, भानुदय। जैसे किसी में तारकुन हो, जैसे किसको पढ़ा जाता है तारकुन और इसको पढ़ा जाता है बारजुन, तो तारकुन में कब होता है, तो तारकुन होगा जैसे छोटा उ है तो तारकुन है, लेकिन बड़ा उ होता है तो क्या होता है, बारजुन होता है। तो उ बड़ा उ, ठीक है। तो भानुदय, तो भान का भान, अदय का दय, लेकिन ये तारकुन और ये उ मिलके बन गया भानुदय। क्या बन गया, भानुदय। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दो वर्णों के मिल से एक नया जो विकार उत्पन्न होता है, नया परिवर्तन जो हुआ वो हो गया आपका संधि। सम जोड़ तोष संतोष, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, भानु जोड़ उदय भानुदय। एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे कहेगा भानुदय का संधि विच्छेद करे, भानुदय का संधि विच्छेद करे, या ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि भानु जोड़ उदय रहेगा तो वो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव जोड़ इंद्र। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समतोष। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा संधि विच्छेद, ऐसे भी दे सकता है कि देव जोड़ इंद्र का संधि क्या होगा, मतलब नया वर्ड या शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे देवेंद्र,
उसी तरह भानु और उदय के मेल से क्या बनेगा, तो भानुदय बनेगा। सम जोड़ तो उसके मेल से क्या बनेगा, तो संतोष बनेगा। तो क्लियर है कि आप लोग समझ पाए हैं कि संधि क्या है। उम्मीद है अगर कोई दिक्कत होता है, कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव भी देना हो, ऐसा लगे कि नहीं कुछ और भी होना चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे तो अगले सेशन में, अगले वीडियो में उसे कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक मुझसे भी हो, क्योंकि हर इंसान जो होता है कहीं ना कहीं गलती करता है, क्योंकि इंसान गलतियों का एक पुतला होता है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर कहीं भी गलती हो रहा है, तो आप लोग बेहिचक कमेंट करेंगे, उसका मैं कभी बुरा नहीं मानता हूँ। कोई भी आदमी अगर किसी तरह का कमेंट करता है और मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग पहले से देख रहे थे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो वीडियो बनाने का मन करता है, इच्छा जगती है कि चलो थोड़ा सा और मेहनत किया जाए। सो आप लोग ये जरूर करेंगे इस चैनल के लिए। तो आप समझ गए कि संधि क्या है। यहाँ पे थोड़े कुछ नोट हैं, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में ये सब नहीं आता है। एग्ज़ाम में मैंने ऊपर जो बताया वही सब आएगा। फिर भी इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जान लेने से कोई बुराई नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी रहती है तो अच्छी बात है कि जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, बल्कि कोरियाई जैसी यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। मतलब कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो वर्णों के मिल से एक नया शब्द बनता है, वो कहलाता है संधि। उस जिस तरह एक नीला और लाल रंग मिलता है, दो रंग मिलते हैं अलग अलग, तो एक तीसरे रंग का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार से नेचुरल है कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण कर देते हैं। तो संधि का जो यूज है केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, केवल हमारे देश में नहीं है, बल्कि कोरियाई जैसे देशों, मतलब कोरिया जैसे यूराल आर्टिक परिवार, मतलब लगभग लगभग सभी देशों में इसका यूज और सभी भाषाओं में इसका यूज किया जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि संधि केवल इंडिया में है, बल्कि बहुत सारे देशों में, लगभग सभी देशों में है, ठीक है ना। और यहाँ पे नीला और लाल एग्जाम्पल देने का अर्थ ये था कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जब दो रंग मिलते हैं तो तीसरा रंग बनाएंगे। उसी तरह वर्णों में क्या होता है कि दो वर्ण मिलेंगे तो नया वर्ण तैयार करेंगे। देखिए ये हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा संधि तो आप लोगों को आएगा समास पढ़ने के लिए, तो समास में चर्चा होगी और वहाँ पे फिर से थोड़ी संधि की बातें आएंगी, सो आप लोग याद रखेंगे। वहाँ पे मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगा अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अब आता है हमारे सामने अगला टॉपिक, वो है संधि के भेद। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग भी पहले पढ़े होंगे। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहा जाता है अच संधि। क्या कहा जाता है, अच संधि। देखिए क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है। और दूसरा है व्यंजन संधि, जिसको कहा जाता है हल संधि। संस्कृत में कहीं कहीं हल संधि लिखे तो समझ जाइए वो व्यंजन संधि की बात हो रही है, अगर अच संधि लिखे तो समझ जाइए स्वर संधि की बात हो रही है। तो हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, दोनों में विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहा जाता है। लेकिन वैसे आप नेचुरली याद रखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि यहाँ पे कितने प्रकार के हुए जी, तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि तीन प्रकार के। अब एक एक के बारे में, हर एक के बारे में हम लाइन बाई लाइन तीनों के बारे में और तीनों के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं, सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए थोड़ा पार्ट वाइज, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो पार्ट वाइज, एक दिन में मैं कंप्लीट कुछ भी नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने लगता है। तो मैं पार्ट वाइज का वीडियो बनाऊँगा और आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगली बार से और ज़्यादा इसको बेहतरीन कर सकूं। जैसा भी, देखिए वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना चाहिए, आपको कैसा लगा सुझाव देना चाहिए, तो आदमी उस हिसाब से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला टॉपिक हमारा कि स्वर संधि। सबसे पहले हमने पढ़ा कि संधि तीन प्रकार के, जिसमें सबसे पहला क्या था जी, स्वर संधि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया, इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं।
यानी कि जब दो स्वर मिलते हैं, स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, अंग, अ। ऐसे करके 12 से 13 स्वर है। इन दोनों के आपस में मिलने, मतलब इनमें से कोई भी दो आपस में मिलेगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे स्वर संधि, यानी स्वरों का संधि हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल है विद्या जोड़ आलय, यानी कि विद्यालय। तो विद्यालय में क्या है? तो यहाँ पे देखिए, विद्या में विद्या, आ, क्या आया? आ। धन, फिर यहाँ पे क्या है? आ है। तो आ मिलके होता है आ, तो ये बन गया विद्यालय। विद्या, विद्या, देखिए विद्या, आ, लय, विद्यालय। तो दो स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, तो दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसको हम लोग कहते हैं स्वर संधि, ठीक है। अगर कोई भी वर्ण, अगर स्वर वर्ण के अलावा कुछ आता है, जैसे कि मान लीजिए एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है, जैसे कि क ख ग घ से कोई आ गया, एक ओ आ गया, तो वो क्या होगा? वो व्यंजन संधि कहलाएगा, ठीक है। बट अगर दोनों का दोनों क्या है? स्वर है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। तो याद रखेंगे, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को, परिवर्तन को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्या जुड़ आलय बराबर विद्यालय, ठीक है। उसके बाद है कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब पांचों का नाम चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पांचों का नाम दिया हुआ है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो ये हमारे पांच ये हमारे संधि हैं जिनके बारे में एक एक करके सारे रूल्स हमें पढ़ने हैं। तो चलिए आज का पहला जो है दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और आज का हमारा यह अंतिम टॉपिक होगा, मतलब आज के क्लास के लिए। आज हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद से अगला जो टॉपिक होगा हमारा कल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ संधि। पहला हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे देखिए संस्कृत में अगर इसका परिभाषा देना हो ना तो ऐसे देते हैं, अकस्वर्णे दीर्घ। अकस्वर्णे दीर्घ, ये होता है दीर्घ संधि का परिभाषा। लेकिन अगर हिंदी में देना हो तो कहेंगे अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। सिंपल भाषा में आपको यही याद रखना है ना, डिफिनीशन देना हो, ये क्या दिया है, अक प्रत्याहार, ये सब ठीक है, सजाने के लिए अच्छा लगता है। बट अगर मेनली हम बात करें ना तो आपको याद रखना है कि अ, ई, उ, अ, ई, उ, अगर ये दोनों मिलेंगे ना तो ये बड़ा आ, ई, उ बना देंगे। बस इतना ही दिमाग में रखना है। और इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। अ, ई, उ, अ, ई, उ मिलेंगे तो बड़ा आ, बड़ी उ। मतलब कहने का सेंस ये है कि अ में अ मिलेगा तो आ, फिर ई में ई मिलेगा बड़ी, उ में उ मिलेगा बड़ा उ। अब ये कोई जरूर नहीं कि छोटा छोटा मिले तभी होगा, नहीं, ऐसा भी हो जाएगा जैसे आ में अ मिलेगा तभी आ होता है, अ में आ मिलेगा तभी आ होता है। इसी तरह बड़ा हो छोटा हो, दो एक जैसे मिलेंगे ना तो उनको कहेंगे दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है ओ आ के लिए हम चलते हैं। ओ आ के लिए अगर हम बात करें इसकी तो देखिए ओ आ प्लस ओ या आ, ओ या आ, ओ या आपस में मिलेंगे तो आ ही बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझिएगा कि अ हो छोटा हो चाहे बड़ा आ, मतलब आ हो, तो मिलेंगे तो आ ही बनाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे अ मिलके आ, अ आ मिलके आ, अ आ ओ आ, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये होता है आपका दीर्घ संधि। तो अगर इतना बात को आप दिमाग में बैठा लेते हैं कि जब भी इस प्रकार की संधि हो
तो आप कहेंगे उसको दीर्घ संधि। तो गारंटी है कि एग्जाम में आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी। आपको एग्जाम में डिफिनीशन लिखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं आता है, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए, और ये सभी रूल्स हैं, इनको याद आपको रखना है, किसके मिलने से क्या बनता है। तो यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सॉरी, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे ओ आ रहा है तो धर्म, पढ़िए धर्म, म अ अर्थ अ, तो डायरेक्टली अर्थ दिख रहा है अ, दोनों में अ, तो अ मिलके आ, तो वो हो गया धर्मार्थ, धर्मा आ, धर्मार्थ। समझ रहे हैं बात को, अ मिलके आ, धर्मार्थ। उसी तरह यहाँ पे अगर बात करें आ, तो ही मो में इसमें का आ, तो आ हिमालय, आलय यानी आ रहा है। तो कहने का सेंस क्या है कि आ जब भी मिलेंगे तो आ ही बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, आप लोग आसानी से अपने से भी इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपका इंतजार करेंगे और आपके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया आपका आ के लिए। उसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे ई और ई के लिए, छोटी बड़ी कोई भी ई हो, उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ई बड़ी, ई मतलब ई छोटी और बड़ी मिलके बड़ी, बड़ी और छोटी मिलके बड़ी, बड़ी बड़ी मिलके बड़ी। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल में देखिए रवि। अच्छा, बड़ी छोटी कैसे पता करते हैं, जैसे अगर इसको हर्षिकार बोला जाता है, सॉरी इसको हर्षिकार बोलते हैं और इसको दीर्घिकार, मतलब ऐसे हो तो हर्षिकार, ठीक है, और ऐसे हो तो दीर्घिकार। तो वो हर्षिकार हो चाहे दीर्घिकार हो, कोई भी हो तो दीर्घिकार ही होगा, बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे आप देख लेंगे छोटी मतलब रवि ई, और यहाँ पे छोटी इंद्र बन गया रविंद्र। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दो एग्जाम्पल है, मुनि ई छोटी और इंद्र मुनिंद्र, दो एग्जाम्पल है। आप लोग चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने हाई बीच में डैश लगा के लिख दिया है। गिरी छोटी बड़ी, गिरी इस तो गिरीश, मुनि छोटी बड़ी मुनीस, लेकिन वर्ण क्या रहा है, सब में आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए सब में दीर्घिकार, सब में क्या बन रहा है दीर्घिकार, यानी कि बड़ी का निर्माण कर रहा है। कभी भी गलती से छोटी कर दिए, मतलब इस साइड से कर दिए, ऐसे कर दिए तो वो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका बन गया मुनीस। फिर मही बड़ी छोटी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बड़ी छोटी महेंद्र, बड़ी नारी इंदु छोटी नारिंदु। फिर यहाँ पे बड़ी और बड़ी, तो बड़ी नदी और बड़ी इस नदीश, मही बड़ी और इस महिष। समझ में आ रहा है बात, ये सब होता है दीर्घ संधि। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग। और इसका जो ग नंबर है वो है ऊ। तो ऊ की अगर हम बात करें तो ऊ की संधि कैसे होती है, तो देख लीजिए ऊ 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 ऊ, चाहे छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, ये ऊ ही बनाएगा। तो ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे लग रहा है कि आपको कहीं इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, फिर भी थोड़ा सा। भानु बड़ा ऊ, सॉरी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, भानुदय। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। ये सब आप इतना समझ गए होंगे कि कैसे ये दीर्घ संधि में सब हो रहा है। तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि। उम्मीद है कि आप लोग आज की क्लास काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करें, अच्छा लगा वो भी कमेंट करें, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है मैं आपके कमेंट के इंतजार करूंगा। और सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, जो भी आपको लगता है। लाइक अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दो, ये आपकी इच्छा हुई, आज़ादी है आप लोगों को। और शेयर करो, लाइक करो तो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर हम कल अगले एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।